हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बाय ब्लैकी। तो ये वीडियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30। इस वीडियो में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि एक्चुअली आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 में क्या लिखा है, क्यों लिखा है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक्चुअली एक फैक्ट चेक दिया था एक न्यूज़ पोर्टल दी लल्लन टॉप के फैक्ट चेक का, जिसमें उन्होंने एक फैक्ट चेक किया था एक सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट का। वो वायरल पोस्ट था कि किसी यूज़र ने शेयर किया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30A में ये लिखा है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में गीता, वेद, पुराण नहीं पढ़ा सकते और कुरान हदीस पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने जो फैक्ट चेक किया था उसका रिजल्ट उन्होंने ये बताया था कि ये फैक्ट चेक हमने किया है, इसके हिसाब से ये जो पोस्ट है ये गलत है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में गीता, वेद, पुराण नहीं पढ़ा सकते और कुरान हदीस पढ़ा सकते हैं। तो हमारे फैक्ट चेक में, इनफैक्ट मेरे फैक्ट चेक में मैंने आपको बताया था ये फैक्ट चेक ही इनका बिल्कुल गलत है, बाइस्ड है। तो ये पार्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये गलत है और उन्होंने क्या माइंड गेम और वर्ड गेम खेला है। तो लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो बातें मैं बोलूँगा आपको वर्ड टू वर्ड सुननी है, हर वर्ड को समझना है किसका क्या मतलब है, किस टर्म का क्या मतलब है। बिकॉज अगर आपने कोई भी चीज़ स्किप करी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इनफैक्ट गलत बात ही समझ में आएगी, एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है, स्किप करनी है तो अभी ये वीडियो छोड़ दीजिए, एग्जिट करिए, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपका। एंड सीरियसली अगर आपको नॉलेज गेन करनी है और रियलिटी और ट्रुथ क्या है उसको जानना है तो हर एक बात को ध्यान से सुनना है, समझना है। एंड इसके बाद मेरे पे आपको पहली बार बिलीव नहीं करना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ सही है या गलत है। ये श्योरिटी मैं देता हूँ कि जो बातें मैंने बोली हैं वो सारी बातें सही होंगी। स्टिल आपको वो सारी बात अपने एंड पे रीचेक करनी है। जो जो बात मैंने बोली है हर एक बात सही है नहीं, आपको रीचेक करना है इस बात को। सर्च इंजन आपके पास है, याहू है, गूगल है, बिंग है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जो है जो मन करे आपका उस पर जाइए, इस बात को चेक करिए, रीचेक करिए कि जो जो बातें मैंने बोली एक्चुअली वो सारी बातें सही हैं या नहीं है, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो लाइफ लॉन्ग अगर आप ये हैबिट बनाते हैं अपनी, इस बात को फॉलो करते हैं तो पूरी लाइफ में कभी भी आप गलत बातों से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी हर बात को सुनने के बाद रीचेक करने का, एक बार बिलीव नहीं करने का। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। इट्स अबाउट राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25A क्लॉज ए। आर्टिकल 25 क्लॉज 1, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate। मीनिंग, इस आर्टिकल में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस जिसके बारे में बात होगी, जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए या उनके अधीन रहते हुए सारे सिटीजन्स या पर्सन्स को फ्रीडम है। फर्स्ट, कंसाइंस मीन्स आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी सही है या गलत है या आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। नाउ राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि कोई भी बात सही है या गलत ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड, फ्रीडम टू प्रैक्टिस मीन्स सारे सिटीजन्स के पास ये फ्रीडम है कि वो जो रिलीजन चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड, फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपोगेट का मतलब होता है टू मेक न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ ट्री। मतलब
एक पेड़ में से आप नए नए पौधे बना सकते हैं। तो फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन का मतलब ये है कि आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें से नए सब सेक्शंस बना सकते हैं, नए सब पार्ट्स बना सकते हैं, उनमें बिलीव कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। अब क्लॉज 2, नथिंग इन दिस article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law a regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. B providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of society. अब इस सेकंड सेक्शन के अकॉर्डिंग इस आर्टिकल में जो भी बात लिखी गई है वो नहीं इफेक्ट करनी चाहिए किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को या फिर स्टेट को या गवर्नमेंट को किसी भी नए लॉ को बनाने से। अब वो लॉ कौन से हो सकते हैं? ए रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने या रिस्ट्रिक्ट करने से, मतलब रोकने से। Now this one is specially dedicated to Hindu community. तो बी के अकॉर्डिंग सोशल वेलफेयर या सामाजिक कल्याण एंड बेटरमेंट के लिए हिंदूज के जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं पब्लिक कैरेक्टर के, मतलब जो फेमस हैं, वो ओपन है हिंदूज के सारे सेक्शंस एंड क्लासेस के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। एक्सप्लेनेशन 1 है द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपन्स shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion. Explanation 2, in sub clause B of clause 2, the reference to Hindus shall be constructed as including a reference to person professing the Sikh, Jain and Buddhist religion, and reference to Hindu institution shall be constructed accordingly. Now explanation 1 का मतलब ये है कि सिख रिलीजन के पास ये राइट है कि वो कृपान अपने साथ रख सकते हैं, ये उनके रिलीजन का एक पार्ट है एंड उसको कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ। नाउ एक्सप्रेशन 2, इस क्लॉज 2 के क्लॉज बी में जो मैंने बताया था, दिस वन इज स्पेशली डेडिकेटेड टू हिंदू कम्युनिटी। अब दोबारा देखना है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, जिसमें ये बताया था हिंदू इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है पब्लिक कैरेक्टर के लिए ओपन है। तो अब वो हिंदू कौन कौन हो सकते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ इसमें डिफाइन कर दी है। अब इस क्लॉज 2 के क्लॉज बी में जो हिंदूज के लिए इंस्ट्रक्शन है उसमें हिंदूज रिलीजन के अंडर सिख, जैन एंड बौद्ध रिलीजन के लोग भी आते हैं। तो हिंदू इंस्टीट्यूशन जो बनेंगे वो भी इसी अकॉर्डिंगली बनेंगे। नाउ आर्टिकल 26 इज अबाउट फ्रीडम टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड एवरी रिलीजन, डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have right A to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, B to manage its own affairs and matters of religion, C to own and acquire movable and immovable properties, D to administer such property and accordance with law. अब ये आर्टिकल है रिलीजियस एक्टिविटीज़ को मिले फ्रीडम के बारे में। लोक व्यवस्था मीन्स पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी मीन्स सदाचार, क्या सही है क्या गलत, और हेल्थ स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के पास राइट है। ए रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाने और उनको मेंटेन करना। सेकंड, वो अपने रिलीजियस मैटर्स को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। थर्ड, किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब मूवेबल होता है जिस चीज़ को आप एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, हिला सकते हैं। इमूवेबल होता है जो प्रॉपर्टी, जो चीज़ हिल नहीं सकती, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है। और मूवेबल हो गया मतलब जैसे कार, बाइक, ये चीज़ है। फोर्थ, ऐसी किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं वो लोग, राइट। अब आते हैं आर्टिकल 27 पर।
Article 27 is about freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specially appropriate in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशनल अपलिफ्टमेंट के लिए टैक्स में मिली छूट के बारे में है ये. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल किसी भी व्यक्ति को ऐसे इनकम पर टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा जो पैसा किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए मिला है और वो पैसा उस रिलीजन के प्रमोशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी में लगा है या लगेगा. किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं वो लोग, राइट. अब आते हैं आर्टिकल 27 पर. आर्टिकल 27 इज अबाउट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर religion. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specially appropriate in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशनल अपलिफ्टमेंट के लिए टैक्स में मिली छूट के बारे में है ये. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल किसी भी व्यक्ति को ऐसे इनकम पर टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा जो पैसा किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए मिला है और वो पैसा उस रिलीजन के प्रमोशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी में लगा है या लगेगा. आर्टिकल 28. नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन केयरफुली एंड लिसन टू ईच एंड एवरी टर्म रिलेटेड टू इट, बिकॉज जिस माइंड गेम की मैंने आपसे बात की थी पहले वो माइंड गेम अब स्टार्ट हो चुका है और वर्ड गेम. सो आर्टिकल 28 is about freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. In certain educational institutions. Article 28, Clause 1. No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. Second, nothing in Clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institutions. Clause 3. No person attending any educational institution recognized by state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto, unless such person or of such person is a minor, his guardian has given his consent thereto. So इसका मतलब है आर्टिकल 28 के क्लॉज 1 का मतलब है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मेंटेन किया जाता है पूरी तरह स्टेट फंड से, उसमें रिलीजियस प्रीचिंग और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती. क्लॉज 2 का मतलब है क्लॉज 1 में जो भी लिखा है वो कोई भी बात किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर अप्लाई नहीं होती जिसका ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर अप्लाई नहीं होती जिसका एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट करती है या उसके अंडर आता है, बट उसकी एस्टैब्लिशमेंट किसी ऐसे फंडेड ट्रस्ट के अंडर किया गया है जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस प्रीचिंग देना मस्ट है, मतलब अनिवार्य है. सी, कोई भी पर्सन अगर ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अटेंड करता है जिसको स्टेट से मान्यता मिली है या स्टेट से अप्रूव्ड है या फंडिंग भी स्टेट के थ्रू होती है. सी,
कोई भी पर्सन अगर ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अटेंड करता है जिसको स्टेट से मान्यता मिली है, स्टेट से अप्रूव्ड है और फंडिंग भी स्टेट फंड से होती है, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस प्रीचिंग दी जाएंगी और दी जाती हैं। तो जो रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं उस पर्सन के पास राइट है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे या ना करे, या फिर उस इंस्टीट्यूट से अटैच्ड कोई और प्रेमिसेस है उसमें दी जाती हैं, तो उसका राइट है वो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है कि उसको अटेंड करना है या नहीं करना, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। और अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए इस चीज़ में, पेरेंट्स अप्रूव करते हैं आपको उस चीज़ को अटेंड करने के लिए, तो ही आप उस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं। अब मैंने जिस वर्ड गेम और माइंड गेम की बात की थी वो आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 28 की हेडिंग थी फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस एक वर्ड सर्टेन ने ही स्टार्टिंग में पूरा का पूरा जो वर्ड गेम था, सेकुलरिज्म था, उसको एक्सपोज कर दिया था। बट आप लोगों ने आज तक इतनी मेहनत नहीं करी कि आप हर एक बात का मतलब समझें, और समझ जाते तो आपको स्टार्टिंग में ही सर्टेन वर्ड का मतलब समझ में आ जाता और इसको क्यों यूज़ किया गया है वो आपको क्लियर हो जाता। तो आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दी जाने वाली रिलीजियस प्रीचिंग और रिलीजियस एक्टिविटी को अटेंड करने का फ्रीडम है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। इसके क्लॉज 1 में है आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस प्रीचिंग नहीं दे सकते, बट इसके सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये बात ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर अप्लाई नहीं होती जो बनाई गई हैं किसी ऐसे फंड से या ऐसे ट्रस्ट के थ्रू जिसमें रिलीजियस प्रीचिंग देना अनिवार्य है। मतलब आप एक तरफ तो मना कर रहे हैं, किसी को नहीं है, फिर आप सेकेंडरी क्लॉज में डिफाइन कर देते हैं कि उन पर अप्लाई नहीं होता है, कि जिनकी फॉर्मेशन ही इसलिए की गई है कि इसमें आप रिलीजियस प्रीचिंग दें। कोई नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ। नाउ आर्टिकल 29, इट्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। Any section of citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Second clause, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. वैसे तो ये सेक्शन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में उसकी बात करता है, बट नेक्स्ट मोमेंट ये डिफाइन कर देता है कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो आपने हेडिंग पढ़ी, आपको लगा सबके बारे में बात हो रहा है, बात की जा रही है, बट नेक्स्ट मोमेंट इन्होंने बता दिया कि भैया हम तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी के नहीं। तो इसके क्लॉज 1 का मतलब है भारत के किसी भी पार्ट में रहने वाले सिटीज़न, चाहे मतलब मीन्स डजेंट मैटर वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कौन सी लैंग्वेज लिखता है, ये कौन सा कल्चर फॉलो करता है, उसके पास राइट है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का। सेकंड क्लॉज, किसी भी सिटीज़न को किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते विच इज़ मेंटेन्ड बाय स्टेट, या जिसे फंड्स मिल रहे हैं आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या इनमें से कोई भी। अब ध्यान देने की बात यह है इन्होंने स्टेट वाइज उनको डिफाइन नहीं किया, स्टेट इन्होंने छोड़ दिया, बाकी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर ली माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे कि स्टेट वाइज अगर ये
इस बात को फिल्टर आउट करते, तो हर स्टेट के हिसाब से आपके माइनॉरिटी स्टेटस चेंज होते रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, कौन से रिलीजन के लोगों की कितनी पॉपुलेशन है उस एरिया में। तो आर्टिकल 29 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, बाकी मेजॉरिटी को नहीं दिए गए। नाउ कम्स द बिगेस्ट ब्लंडर of our Indian constitution formed at the time of independence by Gandhi Nehru dynasty. So it's about right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 30 first clause, all minorities based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 1A, Article 30, 1A. In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property in such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under the clause 1. Clause 2, the state shall not in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that is under the management of a minority, whether based on religion or language. Again, geographical aspect ignore. ये आर्टिकल 30 है माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करने और उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने के बारे में। आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में लिखा है सारी माइनॉरिटीज़ चाहें रिलीजियन या लैंग्वेज के बेस पर, सबके पास राइट है अपने चॉइस के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को फॉर्म करने और उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने की। जब का आर्टिकल 30 क्लॉज 1, इसके अकॉर्डिंग सारे माइनॉरिटीज़ चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हों या कोई भी रिलीजन फॉलो करते हों, उनके पास राइट है अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करने का और उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने का। अब आर्टिकल 31A, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाती है जिसमें वो इन माइनॉरिटीज़ के थ्रू बनाई गई किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को परचेज करती है या इन्हें ले लेती है, जिनका क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है, तो ऐसे लॉ बनाते हुए स्टेट को ध्यान रखना होगा कि इनकी प्रॉपर्टी परचेज करने का या लेने का जो भी प्राइस अमाउंट फिक्स किया है उससे इनका कोई भी राइट वायलेट ना हो, और जो क्लॉज 1 में बताए गए हैं। नाउ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 30, फंड्स ग्रांट करते टाइम किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो कि फॉर्म किया गया है किसी माइनॉरिटी के थ्रू, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। मतलब स्टेट वाइज कर सकता है, चलो कोई नहीं। अब ध्यान देने की बात है, जहाँ जहाँ इन्होंने माइनॉरिटी को डिफाइन किया है वहाँ पे इन्होंने रिलीजन, लैंग्वेज, ये फैक्टर्स यूज़ किए हैं, बट जोग्राफिकल एरिया वाइज इन्होंने नहीं डिफाइन किया, क्योंकि अगर ये वो करते तो हर स्टेट वाइज माइनॉरिटीज़ स्टेटस चेंज होता रहता। कहीं पे हिंदू होते, कहीं पे क्रिश्चियन होते, कहीं पे मुस्लिम्स होते, कहीं पे जैन होते, बट नहीं, इन्होंने स्टार्टिंग में ही हिंदूज को डिफाइन कर दिया कि जैन, बुद्ध से सारे के सारे सेक्ट हिंदूज में ही आते हैं। अब मेजॉरिटी तो लोगों ने डिफाइन कर दी। अब जहाँ तक माइनॉरिटी की बात आती है तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में ना आ जाए, इन्होंने बेसिस सिर्फ रिलीजन का रखा और लैंग्वेज का रखा। तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 जो बातें एक्सपोज हुई हैं वो ये हैं। आर्टिकल 25,
talks about freedom of religion to every citizen of India. Still, government can create laws to restrict religious activities. Then इन्होंने ये डिफाइन कर दिया स्मार्टली कि कौन कौन हिंदूज हैं, मीन्स मेजॉरिटी डिफाइन कर दी, जिसमें से जैन बुद्धिस्ट भी आते हैं अलॉन्ग विद अदर हिंदूज. गवर्नमेंट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकती है और एग्जिस्टिंग लॉज भी इफेक्टिव हैं इन चीज़ों पे. इसमें इन्होंने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाने का राइट दिया है, उसे मैनेज करने का भी अपने अकॉर्डिंगली. नाउ आर्टिकल 27, इसमें इन्होंने टैक्स बेनिफिट दे दिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को. नाउ आर्टिकल 28, इसमें ये पहले बोलते हैं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास रिलीजियस प्रीचिंग देने का राइट नहीं है. देन सेकेंड क्लॉज में ये बोलते हैं कि जो बात हमने क्लॉज 1 में बोली है वो किसी भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर लागू नहीं होती जिसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तो होता है, बट ऐसे फंड्स और ट्रस्ट के थ्रू बनाए गए हैं जिसमें रिलीजियस प्रीचिंग देना अनिवार्य है. अब आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग इन्होंने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या प्रीचिंग्स देना उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अलाउ किया है जो कि फॉर्म किए गए हैं किसी माइनॉरिटी के थ्रू या जिसमें फंडिंग हुई है किसी माइनॉरिटी को, या किसी ऐसे ट्रस्ट के थ्रू बनाए गए हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं एंड उसमें रिलीजियस प्रीचिंग देना मस्ट है. तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि आपने उन्हीं रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशनल प्रीचिंग देना अलाउ किया है जो फॉर्म किए गए हैं किसी माइनॉरिटी के थ्रू या ऐसे फंड के थ्रू जो मिले हैं किसी माइनॉरिटी को. तो एंड में यही समरी निकलती है कि आप गीता वेद पुराण नहीं पढ़ा सकते किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और कुरान हदीस पढ़ा सकते हैं. तो प्यारे भारतवासियों, आज हमने क्या सीखा कि हम इतने सेक्युलर हैं कि हमने मेहनत ही नहीं करी. इंडिपेंडेंस से लेके आज तक 70 साल लग गए हमें ये बात समझने में और जानने में, इनफैक्ट पढ़ने में पूरा, कि एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है. नेहरू, गांधी, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल ने और बाकी न्यूज़ चैनल्स ने, जैसे NDTV हो गया आपका, दिल्ली लंडन टॉप हो गया, इंडिया टीवी हो गया ना, इन लोगों ने आप लोगों को बोल दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे मैंने लिखा, आपने मान लिया. तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं. आप लोगों को एक ज्ञान का घोल बना के देते हैं और आप लोग पी जाते हैं. तो आप लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आप लोग अपने आप को एजुकेटेड तो कहते हैं, बट एजुकेशन सिर्फ वही लेना चाहते हैं जो इंसान आपको देना चाहता है. एक बात आज से गांठ बांध लो, इसको अपना आज से अपनी हैबिट चेंज करो और एक ही रूल बनाओ, नॉलेज और ज्ञान, नॉलेज या ज्ञान कोई दे रहा है उसको सुनना है, बट उसमें बिलीव करने से पहले आपको अपने एंड पे उस चीज को रीचेक करना है कि जो बात इसने बोली है क्या वो एक्चुअली में सही है. क्योंकि आप समझदार हैं बेवकूफ, ये इस फैक्टर पर डिपेंड करती है या इस फैक्ट पर डिपेंड करती है कि आपने जो सीखा है, जो आप जानते हैं, वो लोगों ने आपको बताई है या फिर जो एक्चुअली में ट्रुथ है वो जानना चाहिए था, वो आपको पता है. क्योंकि मेरा रूल है कि मैंने वो सीखा है जो मुझे सीखना चाहिए, वो नहीं सीखा मैंने आज तक जो किसी दूसरे ने मेरे को सिखाना चाहे. समझ गए? तो
वो सीखने की आदत डालो जो एक्चुअली में आप लोगों को सीखना है या सीखना चाहिए। अगर यही सीखते रह गए जो और लोग आपको सिखाना चाहते हैं, तो नौकर थे, नौकर हो और नौकर ही रहोगे। ज्ञान बांटना बंद कर दो कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो और आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो। नहीं, आप नौकर हो, सर्वेंट हो। बुरी लगी बात, लगनी भी चाहिए। तो इस चीज को वर्कआउट करें एंड अपनी हैबिट चेंज करें। किसी को बिलीव करने से पहले हर बात को सुने, बट उसको अपने माइंड में फ्रीज करने से पहले जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको डीफ्रीज करें। फिर जो नई इंफॉर्मेशन मिली है उसको रीचेक करें। फिर दोनों इंफॉर्मेशन को कंपेयर करें कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, और जो रिजल्ट आता है, जो बेटर रिजल्ट आता है, उसको अपने माइंड में वापस से फ्रीज कर लें और इस हैबिट को पूरी लाइफ इंप्लीमेंट करते रहें। और करते रहेंगे तो सीरियसली किसी में इतना दम नहीं है कि वो आपको गलत प्रूव कर देगा कभी भी। जैसे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि जो बात मैंने बोली है कोई मुझे गलत प्रूव नहीं कर सकता, यही चीज आपके सिनेरियो में भी अप्लाई होती है। तो इस चीज़ को अप्लाई करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बाय ब्लैकी। और नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा नेहरू गांधी डायनेस्टी से राहुल बाबा तक का फैक्ट चेक। इनको पूरा एक्सपोज करेंगे क्या क्या काम इन्होंने सही किए हैं, क्या क्या इन्होंने गलत किए हैं। बट जिस चीज़ पे हम एम्फसाइज करेंगे वो होगा इन लोगों ने क्या रिलीजियस गेम खेला है सिंस इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मैंने आपको अब एक्सप्लेन कर दिया, और इसके बाद इनके क्या एक्ट्स थे, क्या बातें इन्होंने लोगों से झूठ बोली हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल बेनिफिट। तो अब लोग ये बात सोचेंगे कि आप सिर्फ बुरी बातें बता रहे हैं, अच्छी बातें क्यों नहीं बता रहे। तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आज एक ज्ञान देता हूँ कि आपके अच्छे कामों की लाइफलाइन सिर्फ आपकी एक गलती तक है उसके बराबर की। आपने जितने अच्छे काम किए हैं, आपने 100 बार लोगों की मदद करी, लेकिन अगर आपने एक बार उसके बराबर की गलती कर दी तो लोग आपकी वही गलती याद रखते हैं, ना कि वो आपके 100 अच्छे काम। तो लाइफलाइन आपके सारे अच्छे कामों की सिर्फ आपकी एक गलती तक है। और जिन्होंने ऐसी 100 गलती करी हैं और उन्होंने अच्छे काम जो किए हैं वो अपने बुरे काम छुपाने के लिए किए हैं, तो फ़र्क होता है। तो जिन्होंने ये हरकतें करी हैं ऑल ओवर इंडिया, मेरे टारगेट पे वो सारे लोग हैं। सो बी सेफ, स्टे एट योर होम, डोंट टेक रिस्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है तो आप लोग बाहर घूम रहे हैं जाके। ध्यान रखना, गवर्नमेंट के लिए आप सिर्फ एक नंबर हैं। 2,20,000 से 2,20,000 एक हो जाएगा अगर आपको कोरोना हो गया और आप इस दुनिया से निकल लिए। बट फॉर योर फैमिली यू आर लाइफलाइन। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, उसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। पागलों की तरह मत घूमो बाहर, स्टे एट योर होम एंड कीप स्माइलिंग।